हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको डिटेल्स तौर पर पढ़ाया कि मैसूर को अंग्रेज़ों ने किस तरह से अपने कंट्रोल में किया और 4 एंग्लो मैसूर लड़ाई हुई। लेकिन ये 4 एंग्लो मैसूर में अंततः जीत अंग्रेज़ों की ही हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों की पॉलिसी बहुत ही धूर्तबाजी वाली थी, बहुत ही कह लें कि नीचे गिरी हुई टाइप वाली थी। और मैसूर जो है अकेला पड़ गया। सारे चौतरफी तौर पर जो है सारी की सारी शक्तियाँ जो है अंग्रेज़ों का सपोर्ट करी और मैसूर अकेला पड़ा। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की वो हवेली, वो जहाँ पर उनको बंधक बनाया गया 15 दिन तक। अब 15 दिन तक बंधक बनाने के बाद फिर उनको वहाँ से कह लें कि एक वीर पुरुष की तरह जो है टीपू अपना लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। मई 1799 में जो है टीपू सुल्तान जो है ये कहते हुए शहीद हो गया कि 100 साल की ज़िंदगी शेर की एक दिन की ज़िंदगी से जो है शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो इस विश्वास के साथ जो है लड़ते हुए मारा गया। अब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ मराठा को कैसे अपने कंट्रोल में करेगा और मराठा शक्ति कहाँ तक उदयमान होता है, फिर उसके बाद कैसे अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसना शुरू होता है। तो चलिए हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। हम मराठा के बारे में यहाँ तक हम अंग्रेज़ों को फतह दिला देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा शक्ति का उदय। तो एक छोटे भूमिया स्तर से उठकर बड़े शासक के स्तर तक पहुँचने वाली मराठा शक्ति ने दक्कनी राजनीति को एक नया आयाम दिया। इसने न केवल मुगल दक्कन संबंध प्रभावित हुए, अपितु मुगलों की राजनीति भी प्रभावित हुई। गौरतलब है कि अंग्रेजी कंपनी ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार में भी मराठा शक्ति की निर्णायक तत्व बनी रही। अन्य दक्षिणी राज्यों में सैनिक और असैनिक पदों पर कार्य करने वाले मराठों ने मराठा प्रशासन और सैन्य संगठन की भी प्रस्तुति की और 18वीं शताब्दी के मध्य तक वे लाहौर तक जा पहुँचे और उत्तर भारतीय साम्राज्य का सपना देखने लगे। अब मुगल दरबार में उन्हें किंग मेकर की भूमिका निभाई। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा अहमद शब्दाली के हाथों परास्त हुआ और हालांकि सब कुछ बदल कर रख दिया, लेकिन फिर भी पुनः संगठित हुए और अपनी शक्ति को पुनर्जीवित किया और दशक के भीतर भारत में एक शक्ति के रूप में सामने आ गए। तो बाजीराव प्रथम 1720 से 40 सभी पेशवाओं में सबसे महान शासक थे, जिसने तेजी से फैलता मराठा शक्ति को व्यवस्थित किया। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पढ़ा। मराठा मुगलों के पतन के दौरान, मुगलों के शक्ति क्षय होने के दौरान मराठा तेज़ी से अपने उदय की तरफ जो है आगे बढ़ा और बड़े तेज़ी के साथ, मतलब कह लें कि चारों तरफ जो है अपना विजय कार्य आरंभ रखा। और फिर इसके साथ साथ जो है मराठा लाहौर तक पहुंच गया। लाहौर तक पहुंचने के बाद जो है तीसरी पानीपत की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से हो गई और इसी अब्दाली से लड़ाई के बाद जो है मराठा की शक्ति जो है पूरी तरीके से धूल में मिट गई। और फिर इसके बाद मराठा बाजीराव प्रथम इसके कह लें कि इसके संगठन में, इसके अंदर में मराठा जो है फिर से जो है उदयमान हुआ और ये पेशवाओं का सबसे महान शासक के रूप में ये था। और फिर उसके बाद जो है मराठा शक्ति इसी के काल में जो है थोड़ी बढ़ी और अपने कह लें कि एक अच्छी स्थिति पर आकर के पहुँची। तो कुछ हद तक सेनापति दाभोली के नेतृत्व में मराठाओं के क्षत्रिय वर्ग पेशवा ब्राह्मण थे, को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मराठा सरदारों का संघ शुरू किया। और मराठा परिवार जो मुख्य तौर पर उदित हुए, जैसे मराठा परिवार जो उदित हुआ इसमें बहुत सारे जो है कह लें फैमिली के से जो है लोग जुड़े हुए थे, जैसे बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर का भोसले, इंदौर का होलकर, ग्वालियर की सिंधिया, पूना का पेशवा, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम के अंतर्गत राज्य संघ ने सौहार्दपूर्वक काम किया। देखिए बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति को अब्दाली की लड़ाई के बाद, पानीपत में बुरी तरीके से हारने के बाद जो है अपनी शक्ति को, छीन शक्ति को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, मराठा को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और माधवराव और बाजीराव प्रथम के अंतर्गत राज संघ ने सौहार्दपूर्ण काम किया, लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ 1761 में सब कुछ बदल दिया। अब पानीपत की हार 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम ने राज्य संघ और पेशवाओं के नियंत्रण को कमजोर किया। यद्यपि किसी अवसर पर राज संघ को मुखिया के व्यक्तित्व होते थे, जैसा कि ब्रिटिश शासक 1775 से 82 के विरुद्ध, अन्यथा वे प्रायः आपस में लड़ते रहते थे। देखिए बहुत कम ऐसे चांसेस रहे कि जब मराठा व्यवस्थित होकर रहना शुरू किया या फिर आपस में एकजुटता दिखाई। तो ये चीज़ें तो पहले ही की जा चुकी थी, मतलब बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर का भोसले, इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया, पूना का पेशवा, तो ये सारे जो है बालाजी विश्वनाथ के ही कह लें कि प्रशासन में ये सब एक हुए थे। लेकिन पानीपत की लड़ाई ने मराठा को पूरी तरीके से तोड़ दिया और माधवराव जो क्षय स्थिति थी, जो कि मराठा पूरी तरीके से कमज़ोर था,
तब माधवराव जो है एक पेशवा के रूप में जो है संघ को फिर से थोड़ी सी मजबूत करने की कोशिश की और शक्तियों को एकत्रित करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी स्थिति वैसी नहीं थी मराठा की जो पहले बाजीराव विश्वनाथ के समय में हुआ करता था, जो पहले पेशवा के रूप में सामने आया था। तो मराठा राजनीति में अंग्रेज का प्रवेश कैसे हुआ? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। उत्तरार्ध मतलब लास्ट, अब पूर्वार्ध मतलब शुरू, ठीक है। उत्तरार्ध मतलब 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं शताब्दी के शुरू में लगभग 50 वर्षों में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बड़े जो है लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से जीत हासिल किया। अंग्रेजों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठाओं को विभाजित घराने, मतलब देखिए मराठाओं की जो घराने थी ये भी काफ़ी आपस में लड़ते रहते थे, काफ़ी विभाजित थे। और अंग्रेज़ों की जो महत्वाकांक्षा थी, जो कूटनीतिक था, जो इनका तरीका था, इस प्रकार उत्तरकालीन मुगल शासकों की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर मराठाओं ने अपनी शक्ति को थोड़ा सा मजबूत किया था, लेकिन दिल्ली पर पकड़ बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। इस तरह अंग्रेज भी सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरना चाहते थे, जिससे दोनों शक्तियों में टकराव की स्थिति बनी और दोनों के मध्य 3 युद्ध को जन्म दिया। एक तरफ जब मराठा अपनी विजय कार्य की तरफ आरंभ कर रहा था, थोड़ी सी शक्ति को और मुगल की जगह लेना चाह रहा था, तो इधर अंग्रेज जो है मराठाओं को, एक मिनट, अब जब मुग़ल के बाद जो है कोई शक्ति थी ही नहीं जो मराठों के मुकाबला कर सकती थी, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ जो है शक्ति, एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो जाहिर सी बात है मराठा और अंग्रेज़ के बीच में जो है लड़ाई टकराव होना तय था। तो इसी टकराव के चलते पहला आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि मराठा और अंग्रेज़ के बीच में जो है लड़ाई 1775 में शुरू हो गई। तब शुरू हुई जब अंग्रेज़ों को मराठा के मामले में जो है दखल देने का मौका मिला, तब मिला जब मराठा संघ के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठाओं में मतभेद हुआ। अब देखिए मराठा संघ, अब में मराठा संघ यही बड़ा संघ है, देखिए जो पीछे हमने पढ़ा, मतलब ग्वालियर का सिंधिया, पुणे का पेशवा, नागपुर का भोसले, तो ये सब जो संघ था मराठा संघ, अब पेशवा के लिए जो है इन लोगों के बीच में जो है क्या हुआ, मतभेद हो गया, और इस मतभेद में दखल देने का मौका अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। 1772 में माधव राव की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात जो है नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, षड्यंत्र का शिकार बन गया। और नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, कितना ओल जोर हो रहा है, देख रहे हो? मतलब ये लोग आपस में सत्ता के लिए उसको, वो पेशवा का पद, एक व्यक्ति मरता नहीं है कि दूसरा जो है स्थापित कराने के लिए जो है हर कोई षड्यंत्र, और फिर जो है लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। देखिए माधव राव की मृत्यु हो गई। अब माधव राव का बेटा था नारायण राव, नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव, अब ये पेशवा बनना चाह रहा है। चाचा मतलब बेटा का रहते हुए चाचा पेशवा बनेगा, देख रहे हो? अब शिकार जो हो गया, षड्यंत्र का शिकार हो गया रघुनाथ राव। अब नारायण राव की मृत्यु हो गई।
अब रघुनाथ राव क्या हुआ, पेशवा बना, ठीक है। लेकिन नाना जो थे, मतलब जो नारायण राव के जो नाना थे फडणवीस, ये पेशवा पद के उसके अधिकारों को चुनौती दिया, नहीं ये आप गलत काम किए हो, इसको जो है हम नहीं मानते। अब क्या हुआ, नारायण राव के मरणोपरांत जो है उसकी पत्नी जो थी, नारायण राव की पत्नी, मतलब वही माधव राव का बेटा नारायण राव, समझ में आ रहा बात। रघुनाथ राव चचा था, वो पेशवा बनना चाहता था, जबकि नारायण राव की जो है मृत्यु करवा दी गई पर रघुनाथ राव ने। अब नारायण राव के मरने के उपरांत इसकी जो बीवी थी गंगाबाई, इससे जो बेटा पैदा हुआ इसको पेशवा के रूप में जो है बहुत लास्ट में जो इसको स्थापित कर दिया गया। अब सूरत की संधि होती है। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने, जो इसका चचा था, मतलब नारायण राव का चचा रघुनाथ राव, जब वो पेशवा का पद स्थापित खुद को स्थापित करने में असफल रहा तो अंग्रेज़ों से जाकर के ये मिल गया। रघुनाथ राव क्या किया, पेशवा बनने के चक्कर में इसका नारायण राव का चचा जो बनना चाह रहा था, अब जब ये नहीं बन पाया, यानी कि नारायण राव का बेटा पेशवा बन गया, गंगाबाई की बेटा, तो अब जाकर के ये अंग्रेज़ों से सूरत की संधि कर लिया 1775 में। तो अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बनने की जो है इसने कोशिश की। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन का क्षेत्र सूरत और बहराइच जिला राजस्व के हिस्से के साथ अंग्रेज़ों को सौंप दिया। देख रहे हो, अंग्रेज ऐसी मदद नहीं करेगा, तो इन्होंने ये सारा चीज़ जो आकर के जो है अंग्रेज़ों के नमस्तक कर दिया, जो है दंडवत कर लिया अंग्रेज़ों के सामने। तो बदले में अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिक की टुकड़ी दिया और 1777 में नाना फडणवीस ने, ठीक है, जो नाना फडणवीस समझ रहे हो, नारायण राव का नाना यानी कि माधव राव का, इसने क्या किया, फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। ठीक है, अब इधर नाना साहब भी जो है बड़े होशियार थे। अब देख रहे थे कि मेरा नाती को जो है ये परेशान करेगा रघुनाथ राव चचा इसका, तो इसने फ्रांसीसियों के साथ जो है थोड़ा सा गठजोड़ किया और अंग्रेज़ों ने प्रतिक्रिया के स्वरूप पुणे में सेना भेजी और मराठा और अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हुआ। रघुनाथ राव जो इसको 2500 सैनिक मिला, प्राप्त हुआ किससे, अंग्रेज़ों से। अब क्या हुआ, अब जो है नारायण राव का बेटा और फिर रघुनाथ राव जो कि जाकर के मिल गया था अंग्रेज़ों से, अब अंग्रेज़ों की सेना और इसमें यानी कि मराठा के बीच में जो आमना सामना हो गया। मराठाओं का नेतृत्व जो है महादजी सिंधिया कर रहे थे और मराठाओं ने अंग्रेज़ को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन अंग्रेज़ों ने जनवरी 1779 में समर्पण करके वडगांव की संधि कर ली। देखिए, जब भी अंग्रेज़ हारने लगता था तो ये क्या करता था, संधि कर लेता था। हैदर अली से भी 2 बार संधि किया था। एक हुआ था संधि मैंगलोर की संधि जो कि लास्ट में हुआ था मरने के बाद, और उससे पहले एक संधि किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि तो टीपू के साथ हुआ, मतलब 2 संधि हैदर अली के साथ हुआ था। अब वो दोनों संधि का मकसद केवल यही था कि विराम मिल जाए, कुछ समय मिल जाए, अब फिर से जो है तैयारी करके इस पर अटैक करेंगे। अब जब ये अंग्रेज हारने लगा तो क्या किया, 1799 में आत्मसमर्पण करके वडगांव की संधि कर लिया। वडगांव की संधि मतलब समझ रहे हो, वडगांव में संधि किया, तो इसको वडगांव की संधि कहा जाने लगा। तो बॉम्बे सरकार को अंग्रेज़ों द्वारा 1775 में हासिल किए गए सभी क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। जाहिर सी बात है, होना पड़ेगा। तो बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को रद्द कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी और गोडार्ड ने फरवरी 1789 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया और फरवरी 1781 में जनरल केमे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। देख रहे हो सब, 1789 में संधि हुआ, मतलब वडगांव की संधि, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने सेना भेजा, कहा नहीं संधि हम नहीं मानते, और 1789 में फिर से तैयारी करके जो है अंग्रेजों पर, मराठा पर चढ़ाई कर दिया और सिंधिया को पराजित कर दिया। अब देखेंगे हम सालाबाई की संधि 1782। पराजय के पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की जो युवा माधव राव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करे, रघुनाथ राव को जो है पेंशन की मंजूरी प्रदान करे। वही रघुनाथ राव वही है जो अंग्रेजों से जाकर मिला था। अब ये पेंशन की मंजूरी प्रदान कराने की जो है यहाँ पर बातें चल रही है। 1782 में संधि को सालाबाई की संधि के नाम से जाना जाता है और जून 1782 में हेस्टिंग द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा जो है इसकी पुष्टि की गई और इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए गए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही और इस प्रकार युद्ध का जो है अंत हुआ। अब संधि का महत्व क्या था, अंग्रेजों को इस संधि से हैदर अली को अलग थलग करने, सालकोट को हासिल करने में सफलता मिली थी। इस संधि से पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई तथा कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, परंतु उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इस कंपनी को केवल मैसूर के मामले में स्वतंत्रता मिल गई। दूसरी ओर कंपनी को मराठा शक्ति का भी पता चल गया और आगामी 20 वर्षों तक दोनों पक्षों के बीच जो है शांति कायम रही। मतलब संधि से क्या फ़ायदा हुआ अंग्रेजों को, ये बात समझ में आ रहा है। बात इसको थोड़ा सा गौर करो, एक एक बात बहुत ही गौर करने की बात है। अब देखिए दूसरी लड़ाई, दूसरा मराठा से लड़ाई होगा, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कहा जाता है, 1803 से लेकर के 1805। तो द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध जो था प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के कारण हुआ। भारत में 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में आए वेलेस्ली का विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा प्रदत्त हानियों से तभी उबरा जा सकता है, यानी कि जब तक फ्रांसीसियों से ना निपटे,
तो यदि समस्त भारत को सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया जाए और ऐसी सुरक्षा प्रदान कर दिया जाए कि कुख्यात सहायक संधि के तौर, लेकिन शुरू में मराठाओं ने स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में इसको मानना पड़ा। वेलेजली ने जो है अब वो समझ गया कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सारी की सारी जो यहाँ पर जितने भी राज्य है सब हमारे साथ जो है हमारे मोहताज बन के रहे, हमारे साथ संधि इस तरह की जो है जाल बिछाया जाए कि कोई फ्रांसीसियों का जो है सपोर्ट ना करे, इसको पैर पसारने का मौका ना मिले सिवाय मेरे। तो मराठाओं को विवश किया ऐसे संधि को स्वीकार करने के लिए सहायक संधि। और ये सहायक संधि क्या था बाद में आपको बताऊंगा, ये बहुत ही घटिया संधि था। इस संधि के तहत जो है सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के पूरी तरीके से जो है भारतीय राजाओं ने जो है कह ले कि अंग्रेजों के सामने नमस्तक कर दिया गया। तो हालांकि मराठा राजनीति के जो है वरिष्ठ रणनीतिकार नाना फडणवीस की मार्च 1800 में उसकी मृत्यु के साथ वेलेजली के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। जाहिर सी बात है फडणवीस बहुत ही होशियार आदमी थे, वो जानते थे कि अंग्रेज जो सहायक संधि की करने की बात कर रहा है, ये सहायक संधि अगर करेंगे तो हमारी शक्ति जो है पूरी तरीके से अंग्रेज निर्धारित करेगा कि चीज़ें कैसे चलेगी। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव सेकेंड आए और अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में फिर से जो है झगड़े करवाए, परंतु यशवंत उनका शिकार सिंधिया तथा यशवंतराव होलकर दोनों ही पुणे में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे और सिंधिया सफल रहा। बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया और अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंत होलकर को के भाई विट्ठू जी की हत्या करवा दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। अब बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसिन में शरण लिया और 1802 में अंग्रेजों की एक संधि जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है, इसके पश्चात तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1803 में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा को पुनः उसका राज्य वापस सौंप दिया। 1804 में यशवंतराव होलकर ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ अंग्रेजों के युद्ध में परास्त कराने और एक और प्रयास किया, किंतु यह प्रयास भी जो है फेल हो गया। दूसरा युद्ध में यद्यपि मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हो परंतु पूरी तरीके से निर्बल हो गई थी। बेसिन की संधि क्या थी ये देखिए, इसमें शर्तें क्या था। अंग्रेज संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिक को पुणे में रखना स्वीकार कर लिया। अब देखिए अब यही सहायक संधि है। अब अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां जो है मराठा शक्ति यानी कि उसके जो है कह ली कि उसके राज्य में बैठेगा। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा नदी के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी सीमावर्ती प्रदेश जिनकी आज तकरीबन 26 लाख रुपया थी, टैक्स यहाँ से मिलता था, पेशवा ने जो है कंपनी को दे दिया। कंपनी को सूरत नगर दे दिया। अन्य राज्यों से संबंधित स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी का अधिकार कर दिए। निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया गया। गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निर्वृत्त करने का स्वीकार किया। निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी का मध्यस्थता स्वीकार कर ली। तो बेसिन की संधि का महत्व ये रहा। ओवरऑल ये जो है मराठा की सबसे बड़ी सहायक संधि के रूप में और एक सबसे बड़ी हार थी, जो ये आप कह सकते हो ये बेसिन की संधि जो थी मराठाओं के साथ अंग्रेजों का। तो बेसिन की संधि का महत्व यही रहा। निसंदेह पेशवा द्वारा स्वीकार की गई संधि से जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता छीन कर ली, अंग्रेजों के हवाले कर दिया, अपना शक्ति सामर्थ्य को जो है किसके हवाले कर दिया, अंग्रेजों के हवाले कर दिया। तो बहुत ही अपमानजनक ये संधि के रूप में आप देख सकते हो इसको। तो अब क्या है, अब वे पुणे में सर्वोच्चता की स्थिति में था। अंग्रेज पेशवा मराठा परिसंघ का मुखिया अंग्रेज पर निर्भर हो गया और अन्य मराठा सरदारों ने भी इस पद की गरिमा का ह्रास किया और यह सब अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से बिना किसी बड़े एक लंबे युद्ध का हासिल कर लिया। और कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वो प्रत्येक मामले में मध्यस्थ बन गई, जिसमें भविष्य में पेशवा के संलग्न होने की संभावना थी। इसके साथ वेलेजली का एक उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो मराठाओं की निजाम को परेशान करना बंद कर दिया, कंपनी के संरक्षण में था। यह सच है कि बेसिन की संधि ने कंपनी को भारत में थाली सजा कर नहीं दिया, तथापि इस दिशा में यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जिससे कि बहुत बड़ा एक पहले की पैर जमाने का अंग्रेजों को मराठा के बीच में जो है मध्यस्थ करने का जो है काम मिल गया। तो तीसरी लड़ाई जो है मराठा युद्ध होता है 1817 से 1819 के बीच में। तो अब ये तीसरा टकराव कैसे होता है, तो तीसरा टकराव जो है अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर शुरू हुआ। 1805 के पश्चात जो शांति के वर्ष मराठों को मिले थे उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और अपनी कला में जो भी कमियां थी उसको पूरा करने के लिए किया। तो हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव दोनों दल आमने सामने आ गए। मतलब पिंडारियां जो है मराठाओं के ऊपर थोड़ा सा चुनौती मिली हेस्टिंग के उभारने की वजह से। इस अधिनियम के दौरान हेस्टिंग ने पेशवा सिंधिया तथा भोसले को अपमानजनक सिंधिया करने पर बात किया। विवश होकर मराठाओं ने अंग्रेज से मुक्ति के लिए अंतिम प्रयत्न किया। दौलतराव सिंधिया नागपुर के अप्पा साहिब तथा मुहार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोसले की सीताबर्डी तथा होलकर की मेहदीपुर नामक स्थान पर हराया और उसके साथ अंग्रेज की शक्ति नष्ट करने के मराठाओं के सपने चूर चूर हो गए। मराठाओं के तृतीय अंतिम युद्ध से मराठा शक्ति जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। बाजीराव द्वितीय का पुणे का प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया। अन्य मराठा जो राज्य थे सिंधिया, होलकर, भोसला, गायकवाड़, यह राजनीतिक और सैनिक शक्ति की कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिला और इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही वे सभी भारतीय शक्तियां जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थी अपनी सत्ता और शक्ति स्थापित करने में जो प्रयास में लगी थी पूरी तरीके से फैल गई। ठीक है,
अब देखिए मराठा शक्ति की पराजय के कारण क्या थे। छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की थी, बालाजी विश्वनाथ ने जो की थी, बाजीराव ने जो किया था, बालाजी बाजीराव ने जो किया था, तो ये चरम कोर्स पर पहुंचाया था। यानी कि मराठा शक्ति को ये लोग ही थे जो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाए, लेकिन इसके बाद जितने भी लोग थे सब झगड़ा करके जो है आपस में जो है पूरी स्थिति अपनी कमज़ोर कर ली। तो ये इन लोगों की सबसे बड़ी जो है कह लें कि हार थी। तो मराठा शक्तियों को यही लोग थे जो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया, शिवाजी और बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर उसके बाद जो है यही लोग थे जो बहुत अच्छा तरीके से जो है एक्टिविटी को मराठा को जो है मजबूत बनाने का काम किया। पेशवाओं ने जब मराठा शक्ति को चरम कोस पर पहुंचाया था, उस समय मुगल पतन की ओर अग्रसर था। अब भारत की कोई भी अन्य शक्ति मराठा के इर्द गिर्द नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक अंग्रेजों ने भारत में विस्तारवादी नीति अपनाई और उनकी इस नीति का शिकार मराठा शक्ति बनी। और मराठा को अपकर्ष अनेक कारणों से हुआ। कुछ कारण तो आंतरिक थे और कुछ कारण जो है ब्राह्मण था। मतलब दो ही कारण थे मराठा को छीन भिन होने का, पहला जो आंतरिक, दूसरा ब्राह्मण कारण। ब्राह्मण कारण मतलब बाहरी कारण, और आंतरिक मतलब अंदर का कारण। तो अंदर का कारण कितना है, आप पढ़ ही रहे हैं, शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कितना ये लोग आपस में झोलझाल कितना था। जब भी कोई शासक मरता था, दूसरा शासक बनने के लिए मारपीट शुरू हो जाती थी। परस्पर विश्वास का अभाव और महत्वाकांक्षा, मतलब आपस में विश्वास नहीं था। मराठा राज भारतीय राज्यों में सर्वाधिक बहुत शक्तिशाली था, परंतु कालांतर में उनके पारंपरिक अविश्वास तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना ये घर कर गई, जिसके कारण उनका कई राज्यों में जो विभाजन हो गया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य कई स्वतंत्र राज्यों को एक संघ बन गया। असंघ की जितनी भी इकाइयाँ थी उसने सभी क्षेत्र के और अधिकार को अलग अलग किया। मराठा के सरदार जैसे पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले, ये सब आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहते थे। एकता का जो है कोई एकता नाम का कोई चीज़ नहीं था आपस में। दूसरा कारण था दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। मराठा साम्राज्य की आर्थिक संगठन जो थी वो दोषपूर्ण थी, और ये जो थी मराठा का पतन अवश्यंभावी था, यानी कि होना ही था। मतलब जिस तरीके से इनकी जो संगठन थी बहुत ही कमज़ोर थी। किसी ठोस अर्थनीति के अभाव में आर्थिक स्तर पर ऊंचा उठना कठिन होता है, और अर्थ के अभाव को किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक उत्थान और विकास का संबंध, मतलब कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से राज्य चलेगा, कहाँ से कैसे क्या होगा, ये चीज़ जो है लूट खसोट के ऊपर जो है पूरा तरीके से निर्भर था। हम मराठा की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि महाराष्ट्र की बंजर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी, और ना ही वह व्यापार चल सकता था। जिस मराठा को चोट पर निर्भर रहना पड़ता था, यही कारण है कि पड़ोसी राज्य उनसे सदा जो है नाराज रहते थे, और ये लूट मार जरा ज़्यादा करते थे। विकेंद्रीकरण, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों में जागीर की प्रथा फिर से शुरू कर दी गई, जिसे प्राप्त करने के लिए मराठा सरदार निरंतर जो आपस में संघर्ष करते रहते थे। और दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि लास्ट में, अहल्याबाई, तुकोजी, माधवजी, नाना फडणवीस जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा द्वितीय बाजीराव, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर आदि स्वार्थी और अदूरदर्शी तत्वों ने इसकी जगह ले ली, यानी कि बहादुर लोगों की जगह कमजोर लोगों ने ले ली। और इनके सबके माध्यम पारस्परिक कलह तथा आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मराठा साम्राज्य जो है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति के सक्रिय हो रही थी। आर्थिक विषमता, मराठा की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह आर्थिक विकास और ध्यान बहुत कम था, और बड़ी आर्थिक संकट उत्पन्न हुए। लूटपाट किया करते थे ये लोग। ऐसी सरकार ना तो जनता को सहानुभूति प्राप्त कर सकती है और ना ही सहयोग कर सकती है। ऐसी व्यवस्था को मराठा को जो है पतन की तरफ जो है अग्रसर करवाया, जिस वजह से जो है मराठा कोई जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिस सही डायरेक्शन में चलती। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था, मराठाओं का सैन्य संगठन भी जो है दोषपूर्ण था। एक तो उन्होंने अपनी प्राचीन और सैनिक प्रणाली तथा छापामार रणनीति को त्याग करना नहीं छोड़ा, और यूरोपीय आधार पर वैज्ञानिक संगठन बनाने के बारे में भी नहीं सोचा। और यूरोपीय रणनीति परंपरागत कई यूरोपीय विशेषकर जैसे फ्रांसीसी अफसरों, यहाँ तक कि पाश्चात्य युद्ध प्रणाली में स्वयं को दक्ष कर लिया था। तो ऐसे में मराठा कभी भी जो है इसके साथ कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। उग्र राष्ट्रीयता का अभाव, यानी कि जो एक राष्ट्र प्रेम होता है, देश प्रेम होता है, ये अभाव था सबसे बड़ा, ये भी कारण मान सकते हो। आत्मनिर्भरता का अभाव, ये आत्मनिर्भर नहीं थे। मराठा सरदार जो है साधारणतः अपनी सुरक्षा के लिए जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे। इसी आत्मनिर्भरता की कमी के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ मराठाओं को जो है हार झेलना पड़ा। पांचवा कारण था सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव, मतलब मजबूत शासन का अभाव। मराठा साम्राज्य सुदृढ़ और सुव्यवस्थित शासन का अभाव इसके पतन का कारण बना। मराठाओं ने अपने विधि क्षेत्रों को प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया, केवल जीतने के ऊपर ध्यान दिया, और प्रगति के लिए भी जो है कोई कार्य नहीं किया। इसके विपरीत अपनी आय का प्रमुख साधन जो है लूट मार के ऊपर था, सरदेशमुखी चौथ के ऊपर था, और अवसर पाते हुए अपने पड़ोसी और अन्य सरदारों को राज्य से लूट मार जो है करते रहते थे। इस प्रकार ना तो विजित प्रदेशों में शांति स्थापित हुई, और न उस जगह पर जहाँ पर लोगों की वो सहानुभूति ले सकते थे, वो सहानुभूति भी प्राप्त नहीं हो सकी। योग्य नेतृत्व का अभाव रहा। योग्य नेतृत्व शुरू में था, लेकिन बाद में जो है योग्य नेतृत्व का अभाव रहा। किसी भी साम्राज्य की शक्ति के लिए जो है योग्य नेतृत्व बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के लास्ट में महाजी सिंधिया, अहिल्याबाई, पेशवा माधवराव, तुकोजी, होलकर, ये सब बड़े जो है मृत्यु हो गई इन लोगों की। उनके बाद जो पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, ये लोग बड़े मतलब नालायक लोग थे। तो इन लोगों के बस की बात नहीं थी जो है इसको
को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करते और ये हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे, लड़ते रहते थे आपस में जो है बच्चों की तरह लड़ते रहते थे। तो ये एक प्रमुख कारण बना। इन्होंने कभी संगठित होकर अंग्रेजों से टक्कर नहीं ली। इस प्रकार एक और मराठा से अयोग्य नेता थे। दूसरी ओर अंग्रेजों को माल्कम आर्थर, वेलेज़ली, जनरल लेक और लॉर्ड हेस्टिंग जैसे बहुत काबिल लोग से मुकाबला था। जाहिर सी बात है जीत नहीं की होगी। तो अंग्रेज शक्ति की श्रेष्ठता तथा सुगठित गुप्तचर व्यवस्था। अंग्रेज जो है काफ़ी जो अंदर से मजबूत था और कूटनीतिक तौर पर सैन्य शक्ति और राजनीतिक चाल भी काफ़ी कमाल की थी। अंग्रेज मराठाओं से कूटनीति के दृष्टि से बहुत आगे था। कंपनी के गुप्तचर मराठा सैनिक शक्ति, यानी कि कंपनी के ही गुप्तचर जो मराठा के अंदर में सैनिक शक्तियों के बीच में चलता था। अब मराठाओं के घरेलू कला और आपसी संबंध जो है एक एक बात जो है अंग्रेजों को पता रहता था। इसके वजह से जो है इनकी कमजोरियों को अंग्रेज जो है बुरी तरीके से पहचान लिया। असहयोग। मराठा पेशवाओं ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में अनेक दोषपूर्ण नीतियां अपनाई, जिसके कारण उन्हें भारतीय राजाओं तथा जनता का सक्रिय सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए मराठा सरदार शासकों की आज्ञा पर पड़ोसी राज्यों को लूट और कोहराम मचा देते थे। अपने अभियान के समय भी इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखते थे कि ये हमारे पड़ोसी राज्य है। मराठाओं ने हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से दुख पहुंचाया। जब जब उन पर संकट आया तब तब किसी भी पड़ोसी ने उन्हें सहयोग नहीं किया। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण से बचने के लिए बाजीराव प्रथम ने एक मोर्चा गठित करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों का विनाश करना शुरू किया तो कोई भी शक्ति जो है उसके बचाव में नहीं आया। जाहिर सी बात है वैसा पहले से बना करके रखना पड़ता, तब बचाव के लिए आता। हैदराबाद या फिर मैसूर या फिर कोई भी जो है बचाव के लिए नहीं आया। तो यदि इन दोनों राज्यों को अपना मित्र बनाकर मराठा जो है होशियारी से काम करता तो अपनी शक्ति को ज़्यादा मजबूत कर पाता और मराठा साम्राज्य पतन नहीं होता। अब देखिए उच्च आदर्श का अभाव, यानी कि जो एक आदर्श होता है सेना के अंदर वो अभाव था। मराठा राष्ट्रीय भावना से प्रेरित नहीं थे। उच्चतम विचारों जैसे बंधुत्व, सहयोग, उच्च आदर्श जैसे जो होता है अंदर व्यक्ति के अंदर, कभी भी उस पर जो है ध्यान नहीं दिया। हिंदू हो अथवा मुसलमान हो सभी को बराबर तरीके से कष्ट दिया, उसको कमज़ोर बनाया। मराठाओं ने साम्राज्यवाद की ऐसी नीति अपना ली थी जिसके केवल विस्तार ही दिखता था। उसने साम्राज्य के लिए व्यवस्थित आर्थिक और प्रशासनिक तंत्र को के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये सब मेन वजह था जिसकी वजह से जो है ये बुरी तरीके से जो है फेल रहा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मराठाओं की हार हुई, कैसे हार हुई ये आपके सामने था। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, और लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।